हमारी सिलेबस की रिवीजन चल रही है, तो उसमें देखें आप लेसन नंबर 6 जो कि पेज नंबर 41 पे है, दी स्टाउट रिटन बाय जॉन मैगहन। तो इसमें कहाँ पे पैदा हुआ था? ये 1934 को पैदा हुआ था आयरलैंड में, और इसकी डेथ हुई थी 71 मार्च 2006 में इसकी डेथ हुई थी। तो इसकी वजह थीम्स क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजेक्शन, ऑनेस्टी, स्लैगिश पर्सन, सेल्फिश पर्सन और डोमिनेंट जो लोग हैं उनके बारे में इसकी थीम्स है। इसमें फर्स्ट देखें आप, इसकी समरी देखें पहले। समरी ऑफ द स्टोरी, द स्टाउट बाय जॉन मैगहन टेक प्लेस इन अ विलेज ग्लासिगो, अ टाउन सिचुएटेड ऑन अ कोस्ट ऑफ आइलैंड। आइलैंड की साहल पे एक वाक़या जो गाँव है ग्लासिगो, वहाँ पे ये स्टोरी जो है ना टेक प्लेस वाक़या हुई है। वहाँ पे राइटर ने ये लिखी है। The father teacher is there to spend summer vacation with his son। एक फादर और टीचर वहाँ पे अपनी समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए अपने बेटे के साथ आता है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का जो नरेटर है, द सन इज फाउंड ऑफ प्लेइंग गोल्फ। जो बेटा है वो गोल्फ खेलता हुआ नजर आया। ही वॉज प्लेइंग गोल्फ व्हेन ही हियर्ड क्राइज ऑफ रैबिट। जब उसका बेटा जो है वो गोल्फ की गेम खेल रहा था, तब उसने क्या किया? क्राइज ऑफ रैबिट, एक रैबिट के चीखने की आवाज़ जो उसने सुनी है। तो यहाँ पे देखें, द रैबिट वाज हंटेड डाउन बाय अ स्टाउट। स्टाउट एक गिलहरी की तरह जानवर होता है, उसने क्या किया है? स्टाउट ने बेसिकली गिलहरी का जो जो रैबिट है उसका शिकार किया, उसको किल कर दिया। तो बेटा उसका क्या करता है? उसको जस्ट क्या करता है? अपनी हमदर्दी दिखाने के लिए उसको कत्ल कर देता है, उसको मार देता है ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। तो इसमें बेसिक जो एक टीचर जो है एमसी कैप भी दिखाई गई है, जो कि उसका फादर जो है वो चाहता है कि उससे शादी करे, लेकिन जब उसके फादर को पता चलता है कि एमसी कैप जो बीमार औरत है, तो वो क्या करता है? उसको छोड़ता है। छोड़ने के बाद यहाँ से चले जाता है। लेकिन वो चाहता है कि उसकी जिस खिदमत की जाए, वो किसी की खिदमत नहीं करना चाहता। आफ्टर डैट देखिए उसका जो बेटा है वो समझता है कि उसका फादर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, और वो फैसला करता है कि अपने फादर को छोड़ने के बाद वो अपने चाचा जो कि एक डॉक्टर है उसके साथ वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखें। हाउ डज द अननेम्ड नरेटर एक्सप्लोर द थीम ऑफ सेल्फिशनेस इन द स्टाउट बाय जॉन मैगहन। स्टाउट में दास्तान गोगो ने खुद गर्जी का मौजू कैसे बयान किया है, जो कि हमें प्रोटैगनिस्ट के जरिए नजर आता है। डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी द स्टाउट बाय जॉन मैगहन। कहानी का मौजू बयान करें। थीम सबसे पहले देखें तो उसमें इन द स्टोरी bestowed by John McGahn, the dominant theme is of selfishness and rejection। सेल्फिशनेस और रिजेक्शन जो हमें जो डोमिनेट थीम नजर आते हैं। द हीरो फादर इज अ सेल्फिश पर्सन, हिज फेयर वेदर फ्रेंड, वो मतलबी दोस्त है, वो चाहता है कि लोगों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए। इन द स्टोरी द फादर वांट्स टू प्रपोज, मिस एमसी कैब को प्रपोज करना चाहता है। ही वांट्स टू मैरी हर एज हर हिज फर्स्ट वाइफ, राइट, क्योंकि उसकी बीवी जो उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उसको चाहता है कि उसके साथ वो शादी करे। लेकिन वो क्या, एक स्लैगिश पर्सन हमें राइटर ने दिखाया, वो उसको उससे शादी नहीं कर सकता। जब उसको पता चलता है कि ये एक बीमार औरत है, तो वो उसको छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वहां से चला जाता है। नेक्स्ट थीम देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजेक्शन एंड ऑनेस्टी। रिजेक्शन की जो हमें थीम नजर आती है, ऑनेस्टी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की थीम भी हमें नजर आती है इन्हीं कैरेक्टर के जरिए। नेक्स्ट देखें लेसन नंबर 7 जो कि पेज नंबर 49 पे दिया हुआ है। स्टोरी का नाम है दी बात, रिटन बाय जेनेट फ्रेम ने ये लिखी है। जेनेट फ्रेम पीटरसन अगस्त कहाँ पे पैदा हुई थी? अगस्त 28 1924 में ये न्यूजीलैंड में पैदा हुई थी। उनकी डेथ हुई थी 29 2004 में इसकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट देखिए, इसकी समरी डिस्कस करते हैं। द बात इज अ स्टोरी ऑफ अ वुमन हु इज विडो एंड इज इन हर ओल्ड एज। एक विवाह औरत की कहानी है जो कि बूढ़ी है। शी इज फेड ऑफ हर डेली रूटीन ऑफ लाइफ, वो अपनी डेली जो रूटीन है उससे तंग आ चुकी है। शी हैज बिकम वीक एंड अनएबल टू डू इवन रूटीन वर्क, वो इतनी कमजोर है कि रोजमर्रा के काम नहीं कर सकती। शी इवन कैन नॉट लिफ्ट जैम फ्रॉम द शेल्फ, वो शेल्फ से अलमारी से जैम वगैरह भी नहीं उठा सकती। शी सेज दैट व्हाट इज लाइक टू बी, मीन कि वो इतनी बूढ़ी है कि वो रोजमर्रा के काम नहीं कर सकती। बस वो क्या करती है, रेगुलरली विजिट करती है, कहाँ पे? अपने हस्बैंड की कब्र पे विजिट करती है। बट बिफोर गोइंग देयर शी टेक्स बालिंग, जाने से पहले उसको वहाँ गुस्ल लेती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट उसका समझती है अपनी एक्टिविटी का। हैज बिकम अ बर्डन ऑफ हर
शी इज अफ्रेड ऑफ लिफ्टिंग पेल एंड हैविंग बाथ, वो इवन बाल्टी उठाते हुए भी खौफजदा महसूस करती है और गुस्सा लेते हुए। शी इज ट्राइड बोथ फिजिकली एंड मेंटली, वो जहनी तौर पर जिस्मानी तौर पर थक चुकी है क्योंकि उसको बहुत से काम करना पड़ते हैं, उसकी डेली रूटीन की लाइफ ही ऐसी है। शी सफर फ्रॉम फाइनेंशियल इशू, और उसको फाइनेंशियल इशू का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि राइटर ने हमें कैसे हवाला दिए, यूज इट ऑल एंड टेबल क्लॉथ के जरिए हमें बताया है। शी इज ऑल्सो सिक ऑफ लोनलेस, और वो अपनी तन्हाई की वजह से बीमार हो चुकी है। ड्यू टू वीकनेस, वीकनेस की वजह से उसको किस किस्म, शी इज अनएबल टू गो इन टू द टब, वो टब में जो जाने के काबिल नहीं रहती। वेन एवर शी ट्राइज, सो शी सीज herself एज एडवांसिंग इनटू हॉस्टाइल टेरिटरी, जो ही वो ऐसा करती है तो अपने आप को जंगी इलाके में महसूस करती है। शी इज अफ्रेड ऑफ ड्राइंग, वो उसको किसका डूबने का भी बहुत ज़्यादा खतरा है, और वो महसूस करती है कि वो जैसे किसी वेंचर का ऐसा कोई ऐसी कंपेन चला रही है, तो इस किस्म के उसको मसाइल का सामना करना पड़ता है। शी डोसेज, वो ऊँगती है वाइल द वाटर हीट्स अप, जब उसका पानी गर्म होता है बिफोर बाथिंग, नहाने से पहले। बिकॉज विजिट्स टू दिस समिटरी, कब्रस्तान में विजिट करना, डॉक्टर एंड टू रिलेटिव्स टू स्टे ऑलवेज डिमांड आबाद, और क्या करते हैं डॉक्टर, उसको क्या करते हैं रिश्तेदार क्या करते हैं कि उसको हमेशा बात लेना चाहिए। प्रिपरेशन फॉर द बोथ इट सेल्फ इन बोथ द थ्री स्टेजेस गेटिंग अ टॉल सिटिंग अ चेयर, तो इसको बहुत सी कब्रस्तान में जाने से पहले इसको बहुत सी एक्टिविटी करना पड़ती हैं। लिहाजा वो क्या करते हैं, ये खौफ और खदशात मौत के साए को, उसके जो खौफ है मौत के साए को गहरा कर देते हैं, और वो मरने की तमन्ना करती है। जैसा कि इसे घर से ज़्यादा कब्रस्तान में सुकून मिलता है और वो वहाँ घंटों गुजारती है, अगर जब वो तनहा रहती है मगर उसकी भतीजी और भांजे का इंतजार रहता है जो कभी कभी छुट्टियां गुजारने आते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक दिस स्टोरी द बात सो सैड, हाउ डज जेनर फ्रेम पोएट्री द विल टू स्ट्रगल, कहानी गुसल को क्या चीज़ अफसरदा बनाती है, मुसन्फा किस तरह हिम्मत कुव्वत इरादी को जद्दोजहद के तौर पर पेश करती है। डिस्कस द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी द बात बाय जेनर फ्रेम, कहानी के नुमाया किरदार पर बहस करें। द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी द बात इज एन ओल्ड वुमन, वही ओल्ड वुमन उसके बारे में डिस्कस किया गया। द राइटर हैज नॉट मेंशन, राइटर ने उसकी हकीकी जो एज है उसके बारे में नहीं बताया। The old lady spends a boring life, बोरिंग जिंदगी गुजारती है। The only activity she takes part is visiting the grave of her husband, एक ही एक्टिविटी उसको करना पड़ती है, अपने हस्बैंड की कब्र पे वो विजिट करती है। For that she prepares specially and buys bunch of flowers, और फूलों का गुलदस्ता वो खरीदती है क्योंकि वो क्या करती है, शी फील्स कंफर्टेबल इन सिमेट्री, वो कब्रस्तान में सुकून महसूस करती है। दो दी ओल्ड लेडी लीव्स अ बोरिंग लाइफ, अगर जब वो बोरिंग लाइफ गुजारती है, बट शी इज लॉयल वाइफ, एक वफादार बीवी है। शी इज प्राउड ऑफ विजिटिंग हर हस्बैंड ग्रेव, उसको इस चीज़ का फख्र है, वो अपने हस्बैंड की कब्र पे विजिट करती है। शी रेगुलरली विजिट सिमेट्री एंड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम देयर, वो बाकायदगी से कब्रस्तान विजिट करती है और वहाँ पर बहुत सा टाइम गुजारती है। Whenever she wants to visit her husband grave, she take bath for the purpose, इस मकसद के उसको गुस्सा लेना पड़ता है। But this time she is afraid of taking bath, गुस्सा लेने में वो खौफजदा महसूस करती है। She fears that due to her weakness physical condition, उसकी जिस्मानी जो वीक किस्म की फिजिकल जिस्मानी कंडीशन है उसकी वजह से वो खौफजदा है। She will not be able to climb up out of the टब, मिनको टब से बाहर नहीं निकल सकेगी। एंड दिस में कॉज हर डेथ बाय ड्रॉइंग इन द एंड ऑफ द स्टोरी, शी इज फुल ऑफ फियर एंड डर, ये वजह है कि वो समझती कि वो उसमें डूब के वो उसकी डेथ हो सकती है, और इसी वजह से ये स्टोरी क्या है, एंड इसका फुल ऑफ फियर और टेरर से भरा हुआ, दहशत और खौफ से भरा हुआ है। नेक्स्ट देखिए लेसन नंबर 8, एलिफेंट, पेज नंबर 58, रिटन बाय रेमंड कार्वर, जो कि रेमंड कार्वर ने लिखा है। ये पैदा हुए थे 25/1938 में स्मार्टो ओरिगना यूएसए में पैदा हुए थे। इसकी डेथ हुई थी 2 अगस्त 1988 में इसकी डेथ हुई थी। इसकी मेजर थीम्स में देखें तो स्टोरी में इसने स्ट्रगल, डिपेंडेंस और सिक्योरिटी के बारे में उसने बताया है राइटर ने। द डायरेक्टर ऑफ द स्टोरी, फर्स्ट आप इसकी अब समरी देखें जो कि पेज नंबर 60 पे दी हुई है। The narrator of the story is a person who has so much dependence, एक ऐसा पर्सन नरेटर जिसके बहुत से डिपेंडेंट होते हैं, जो उसी पे इंसार करते हैं। उसमें इसकी वाइफ है, बेटा है, बेटी है। He has abundant drinking and no earn for his sibling,
वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करता था, लेकिन अब उसको अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ कमाना पड़ता है। ही इज़ फेड अप ऑफ अर्निंग फर्दर, वो दूसरों के लिए अर्निंग करने से तंग आ चुका हुआ है। ही वांट्स टू गेट अ केयर फ्री लाइफ, वो फिक्र से आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहता है। ही हैज़ टू स्पेंड मनी फॉर हिज एक्स वाइफ, उसको अपने रिश्तेदारों पे मनी रेगुलरली स्पेंड करना पड़ती है, जो कि वो इस सिचुएशन से टाइड आ चुका है, थक चुका हुआ है। दो इन रिलेटेड हेल्प सो मैनी सिबलिंग, अगरचे वो बहुत से रिश्तेदारों की हेल्प करता है। हिज ओन कंडीशन, अब उसकी अपनी हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि क्या है उसके जो ही हैज़ टू वियर अ शू विच हैज़ अ होल इन इट, जो उसने शूज़ पहने उस पर सुराख है। हिज टीथ आल्सो नीड टू बी फिक्स, उसके दांतों को मजबूत कराने की जरूरत है, उसके पास मनी नहीं है। द आयरनी ऑफ द फैक्ट इज दैट दो ही कंसिडर हिज मदर एंड एक्स वाइफ ग्रीडी, अगरचे उसकी माँ और वाइफ ग्रीडी है, लेकिन फिर भी वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पे इनको मनी देता है। ही सीज ड्रीम दैट हिज सन इज हिट बाय अ कार, को उसका बेटा जो है ना कार से हिट हो जाता है। एट दिस ही फील्स हिमसेल्फ गिल्टी, वो अपने आप को गिल्टी महसूस करता है, क्योंकि वो देखता है कि वो अपने आप को बेसिकली गिल्टी महसूस करता है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी चेंज हिज माइंड एंड डिसाइड टू कंटिन्यू, बेसिकली नरेटर जो है वो चेंज अपना जहन चेंज करता है और डिसाइड करता है कि वो अपने स्ट्रगल को जारी रखेगा, अपनी कोशिश को जारी रखेगा, अपने जैसे उसके बाप ने जिम्मेदारी अदा की है वो भी वैसी ही जिम्मेदारी को अदा करेगा। और अगली सुबह अपने दोस्त की गाड़ी में बैठकर दफ्तर जाता है और गाड़ी की रफ्तार तेज करने को कहता है, क्योंकि ये एक स्टोरी किसके मतलब है, एक ऐसे हीरो के मतलब है जो कि बेसिकली दिन रात काम करता है, अपनी जात पर खर्च करने के बजाय अपने रिश्तेदार पर करता है और अपने बहन भाई को वो रकम देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो पेज नंबर 63 पे दिया हुआ है। व्हाट इज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एलिफेंट, कहानी हाथी की इलामती अहमियत क्या है। व्हाट डू यू नो द टाइटल ऑफ द स्टोरी एलिफेंट सिग्निफाई, आपके ख्याल में कहानी का अनुमान किस चीज़ की काशी करता है। इन द स्टोरी एलिफेंट द एलिफेंट वी कम अक्रॉस एलिफेंट इन अ ड्रीम जनरेटर, वो क्या है दासनगो का एक ड्रीम भी हो सकता है। ही सीज दैट हिज फादर इज एन एलिफेंट, वो देखता है कि उसका फादर जो वो एलिफेंट है और जिसे वो क्या कर रहा है, राइडिंग कर रहा है। सिंबॉलिकली देखें तो बेसिकली अथर फादर हैड सपोर्टेड अ लार्ज फैमिली। सिंबॉलिकली इसका मतलब है कि उसका अथर का जो फादर है वो बहुत बड़ी फैमिली को सपोर्ट करता है। व्हेन ही अलाइव, जब वो जिंदा था। इट वाज हिरक्लियन टास्क, ये बहुत मुश्किल काम है तो सपोर्ट सच अ लार्ज फैमिली की इतनी बड़ी फैमिली को सपोर्ट करना। ओनली अ पर्सन हैविंग पावर, जिनके पास हाथी की जैसा सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस में देखो तो सबसे पहले हाथी का बताया गया है कि वो ही शख्स ये काम कर सकता है जिसके पास हाथी जैसी पावर होगी और उसकी जैसी बॉडी होगी, वही अपनी फैमिली के साथ सपोर्ट कर सकता है, वही हाथी की तरह काम कर सकता है, क्योंकि हाथी जो क्राउड की फॉर्म में रहते हैं और ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। द राइटर ऑफ द स्टोरी फोकस ऑन द लिटरल मीनिंग ऑफ द एलिफेंट, अदबी जो मीनिंग है वो भी इस राइटर ने डिस्कस किया है। अदबी तौर पर देखें तो एलिफेंट क्या है, एलिफेंट इस तरह का एनिमल है जो एक दूसरे पर अलाई करते हैं, निसार करते हैं। दे चूज अ लीडर चूज करते हैं हु लीड्स द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, जो कि दूसरे मेंबर की रहनुमाई करते हैं। द लीडर इज ऑफन क्या होता है, मदर एलिफेंट भी हो सकती है। तो इन इस तरीके से उसने राइटर में बताया है कि हाथी जो अपनी क्या करते हैं, बेसिकली एक दूसरे पर रिलाई करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो वैसे जो हमारा हीरो है वो क्या कर रहा है, वो अपने जितने भी डिपेंडेंट्स हैं उनकी हेल्प कर रहा है। नेटर ब्रदर्स नीड, ब्रदर को $500 की जरूरत होती है। ही इज अनअवेयर ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ हिज ब्रदर, वो अपने भाई की डिफिकल्टी से अवेयर नहीं था। ही कंटिन्यू टू आस्क फॉर मनी थ्रू द स्टोरी, वो पूरी स्टोरी में इसको मनी के लिए कहता है। एज द एलिफेंट सिग्निफाइज फॉर हिज फैमिली सो डज सेक्रीफाइस, जैसे कि एलिफेंट अपनी फैमिली का सेक्रीफाइस कर रहा है वैसे ही हमारा हीरो जो है ये वो भी दिखाई दे रहा है। ही इवन हिमसेल्फ लिव्स अ लाइफ ऑफ मिजरी, हमारा हीरो भी मुश्किल की जिंदगी बसर कर रहा है और वो दौलत कमाता है और अपने जो जितने भी घर वाले हैं या फैमिली मेम्बर उन पे वो स्पेंड करता है और अपनी फैमिली की खातर वो मेहनत करता है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 रियल टाइम, जो कि पेज नंबर 65 पे दिया हुआ है, बाय रिटन बाय अमित चौधरी, जो कि इंडियन राइटर है। ये कहाँ पैदा हुए थे, कोलकाता में इन 1962 में पैदा हुए थे और बॉम्बे में ग्रो अप हुए हैं। He got his early education from the कैथेड्रल एंड जॉन, उन्होंने अपनी जो अर्ली एजुकेशन है वो भी बम्बे से हासिल की थी। उन्होंने बहुत से नावल लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं और क्रिटिकली देखें तो इनको बहुत अच्छे व्यूज मिले हैं। क्रिटिक की नज़र में इसको क्या समझा जाता है, वर्स्टाइल राइटर ऑफ द हिज जनरेशन, अपनी जनरेशन का वर्स्टाइल राइटर इसको समझा जाता है। तो फर्स्ट देखें स्टूडेंट, इसकी पहले समरी डिस्कस करते हैं। समरी में देखें, समरी जो कि पेज नंबर 68 पे दी हुई है। हाउ डज अंजलि अपीयर टू बी अ ट्रेजिक कैरेक्टर इन दिस शॉर्ट स्टोरी,
रियल टाइम बाय अमित चौधरी। हकीकी वक्त में अंजलि किस तरह एक गमगीन किरदार के रूप में जाहिर होती है। इन रियल टाइम आ मैरिड कपल अटेंड टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। दो जो कहानी के मेन कैरेक्टर है, मिस्टर मित्रा एंड मिस मित्रा, गो टू अटेंड अ फ्यूनरल सेरेमनी। वो के एक जनाजे की सेरेमनी में जाते हैं, तकरीब में जाते हैं। ऑफ अ यंग लेडी नेम अंजलि, जिसका नाम अंजलि है। अंजलि हैज कमिटेड सुसाइड बाय जंपिंग। उसने क्या किया था, सुसाइड किया था बेसिकली क्योंकि वो अपनी जो रोजमर्रा की लाइफ है उससे वो तंग आ चुकी थी, इस वजह से उसने सुसाइड कमिट किया था। दूसरी तरफ देखें कि उसके पेरेंट्स सीम्ड टू बी लिटिल अनसिम्पैथेटिक, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी उससे हमदर्दी से आ रही है, उसके साथ मोहब्बत से पेश नहीं आते। तो दो कपल जो जहाँ पे विजिट करते हैं उनके बारे में, उनकी जो तकरीबात हैं, जनाजे की जो तकरीबात है उसके बारे में बताया गया है, और इन कपल का विजिट बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, जब वो वहाँ पे पहुँचते, फाइनली दे रीच द होम, जब उनके घर पहुँचते हैं, दे यूज अ लिफ्ट टू गो अप टू द अपार्टमेंट एंड मिस मित्रा हैंड्स ओवर द ट्यूब रोज। अब देखिए वहाँ पे पहुँचने के बाद वो क्या करते हैं, मिस मित्रा के हवाले फूलों का हार उनके हवाले करते हैं, विदाउट सेइंग एनीथिंग, कुछ कहे बगैर, और उनसे कोई ताज़ियत का वो मुजाहरा नहीं करते। वो जस्ट क्या करते हैं, ही इज़ अटेंडिंग दिस फ्यूनरल सेरेमनी जस्ट एज अ कस्टम के तौर पे, रवायत के तौर पे वो अटेंड करते हैं, उनका कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता। This show that they have no sympathy with अंजलि और मिस्टर एंड मिसेस तलकदार, उसको कोई सिंपैथी नहीं है उनसे। एक्चुअली दे आर मॉडर्न एंड डिसलाइक ट्रेडिशन सेरेमनी। वो क्या है, मॉडर्न है ना, उस किस्म की रवायती तकरीबात उनको नापसंद करते हैं। इवन मिस मित्रा फील्स इज इट जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। वो क्या कहते हैं, टाइम का ज़िया है। ही इज ऑफ द व्यू दैट द रियल टाइम बाय दे हैव स्पेंट देयर वॉज एक्चुअली वेस्टेज ऑफ टाइम, की क्या वेस्टेज ऑफ टाइम है, इससे हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं। पेज नंबर 69 पे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द थीमेटिक कंसर्न ऑफ द शॉर्ट स्टोरी रियल टाइम बाय अमित चौधरी। कहानी की वक्त के मौजूद पर बहस करें। डिस्कस द मेन थीम्स ऑफ द स्टोरी रियल टाइम बाय अमित चौधरी। कहानी के चंद अहम मौजूद पर बहस करें। तो उसमें सबसे पहले देखिए हमें जो थीम नजर आता है वो कहेंगे स्टोरी रियल टाइम बाय अमित चौधरी। द मेन थीम इज ऑफ डिसकंटेंटमेंट, खुश ना होना। तो हमें कैसे थीम लगता है, हमें ये बेसिक मिस्टर एंड मिस मित्रा गो टू तलकदार होम अनविलिंगली। वो वहाँ पे विजिट तो करते हैं तलकदार के हाउस में अंजलि के जनाजे में, लेकिन उनको उनकी मर्जी नहीं है, वो वहाँ पे खुश नहीं है। इसके अलावा जो अंजलि है वो भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। तो इस वजह से हमें जो है डिसकंटेंटमेंट की थीम जो वाज़ेह नजर आती है, क्योंकि अंजलि वाज आल्सो डिसकंटेंटेड विद हर लाइफ। वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। सो शी कमिटेड सुसाइड, ये वजह कि वो खुदकशी करती है। सो थीम ऑफ डिसकंटेंटमेंट सीम मोस्ट अप्रोप्रिएट, मुनासिब दिखाई देता है। दी अदर, दूसरा देखें, दी अदर प्रोमिनेंट थीम ऑफ द स्टोरी इज अपेरेंस। अपेरेंस अपेरेंस कैसे हमें नजर आती है, मिस्टर एंड मिस मित्रा रीच इन दी सेरेमनी कीप अप अपेरेंस। जस्ट वो अपनी मौजूदगी शो करवाने के लिए वहाँ पे जाते हैं, उनको कोई भी वहाँ से कंसर्न नहीं है, वो बेसिकली अपनी मौजूदगी के लिए दे स्टैंड फार ऑफ फ्राम द सेरेमनी, वो सेरेमनी से बहुत ज़्यादा दूर खड़े हैं और जस्ट ये प्रूव करने के लिए वहाँ पे आए हैं कि वो इस जनाजे की सेरेमनी में तकरीबात में आए हुए हैं। द अनविलिंग प्रेजेंस मिस्टर एंड मिसेस मित्रा की जो प्रेजेंस है वो ना खुशगवार मौजूदगी है, वो नहीं चाहते इस तरह की सेरेमनी को अटेंड करना। सेल्फिशनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस आर अदर थीम्स। सेल्फिश पर्सन हमें कौन नजर आता है, मिस्टर मित्रा खुदगर्ज पर्सन है, और वही अपने आप को अहमियत देता है, वो इस किस्म की एक्टिविटी को पसंद नहीं करता और वो समझता है ही सेल्फ अपोज टाइप ऑफ कैरेक्टर हु नेवर केयर ऑफ अदर, जो कि दूसरों की परवाह नहीं करता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाई दी स्टोरी रियल टाइम इज सो इंटरेस्टिंग, व्हाट डू यू थिंक, कहानी की वक्त इतनी दिलचस्प क्यों है। इट इज नो अदर बट कैरेक्टर ऑफ मिस्टर मित्रा दैट मेक्स दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग एलिब्रेट। कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मित्रा का किरदार कहानी को दिलचस्प बनाता है। इन द स्टोरी रियल टाइम रिटन बाय अमित चौधरी इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एज अ होल। इसमें देखें द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी मिस्टर मित्रा, वो क्या करता है, along with his wife goes to attend shared ceremony of young woman अंजलि। वो उसकी शादी की तकरीबात में
उसकी सेरेमनी जो जनाजे की तकरीब है उसमें पार्ट लेने के लिए वो लोग वहाँ पे जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उस अंजलि ने बेसिकली सुसाइड कमिट किया था, और वहाँ पे जब जाते तो उनको कोई उसके साथ संपत्ति नहीं होती। The other incident that makes the story most interesting is that Mr. Mitra is there to sympathize with Anjali's parents, but actually he shows to interest in the ceremony. वो सेरेमनी में नो इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता वो जहाँ पे, क्योंकि वो ही डज नॉट बिलीव इन सच रिचुअल्स, वो इस किस्म की रसूमात में यकीन नहीं रखता। इट इज द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर मित्रा दैट मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग। ही इज अ मिडिल पर्सन, मिडिल किस्म का पर्सन है, बोरिंग है। इट इज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सेरेमनी, वो इस किस्म की तकरीबात में को पसंद नहीं करता। वो क्या करता है, ही थिंक्स दैट he passes time and thinks ceremony useless activity, फजूल किस्म की एक्टिविटी से कंसीडर करता है। वो समझता है फेक किस्म का उसने कंसर्न। शी गोज देयर जस्ट टू शो हर, वो वहाँ पे जाता है फेक झूठा किस्म का अपना तलब शो करवाने के लिए। द एंड ऑफ द स्टोरी इज मोर इंटरेस्टिंग। मिस मित्रा वांट्स टू टेक मी, जब वो खाना लेना चाहती है लेकिन उसका हस्बैंड उसको मना कर देता है, और लास्ट में क्या करता है, वो खुद घर जाने का, जब घर पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो उसको कहता है कि उसको भूख लगी हुई है, भूख महसूस करता है, और वो कुछ खाने के लिए मांगता है। लेसन नंबर 10, द कंटेस्ट रिटन बाय एनिप्रोल, पेज नंबर 73 पे दिया हुआ है। एनिप्रोल कहाँ पे पैदा हुई थी? वॉज बोर्न ऑन अगस्त 22, 1935 में वो पैदा हुई थी, नॉर्विच में पैदा हुई थी। तो समरी देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 75 पे दी हुई समरी ऑफ द स्टोरी। द कंटेस्ट बाय एनी प्रोल इज अ शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम द बैट डर्ट कलेक्शन पब्लिश 2004 से वहाँ पे ली गई है। द स्टोरी बिलोंग टू अ कॉमिकल क्लास, मज़ाही किस्म की क्लास से ली गई है। उसमें बताया गया कि क्लासी जो देहाती किस्म के लोग हैं वो कैसे जिनकी बसर करते हैं। दे आर 3 पार्ट्स, उनके द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज अबाउट 80 है। उनके पास 3 बार्ड्स हैं, रिक्रिएशन ऑफ द इनहेबिटेंट्स, जो कि इनकी तफरीह के लिए। दी बार्ड्स के जो नाम लिखे हुए हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं, जस्ट एंजॉय करते हैं। The people of the town wanted some change, so they decided to arrange a competition of growing beard. लोग जो है गांव के लोग चाहते हैं कुछ चेंजिंग हो उनकी ज़िंदगी में, तो वो डिसाइड करते हैं कि एक कंपटीशन मुकाबला करवाया जाए किसका, दाढ़ी बढ़ाने का। तो वो जब मुकाबला करवाते हैं तो कुछ लोग तो इनकी तरफदारी करते हैं इस चीज़ की, और कुछ क्या कहते हैं कि इस किस्म का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। देयर इज एन हैबिटेंट नेम, वहाँ पे कुछ इनहेबिटेंट बताए हुए हैं जिसका नेम बिल डी सिलहोट, हु इज ओनर ऑफ द मोस्ट बुक इन इकटाउन, जो कि इकटाउन में बहुत सी किताबों का मालिक है। ही इज वेल एजुकेटेड, ही हैज लॉन्ग बियर्ड एज वेल, उसकी दाढ़ी लंबी है। सिमिलरली इसी तरह विद रोलफ कोपस, हु इज अ वेल एजुकेटेड, जो कि बहुत पढ़ा लिखा है, एज द लॉन्गेस्ट पीरियड, इसकी भी दाढ़ी बहुत लंबी है। द प्रेजेंस ऑफ बुक्स शो दैट द टाउन इज नॉट आइसोलेटेड एज होल, देयर इज अ आउटर कनेक्शन एज वेल। तो किताबों की मौजूदगी हमें ये बताती है कि टाउन तनहा नहीं है बल्कि लोगों का उसके साथ रब्ता है। बिफोर द कंटेस्ट इज ओवर अ न्यू कमर अराइव, न्यू कमर कौन सा? रोलफ कोपस बेसिकली वहाँ पे आता है और वो क्या करता है, लास्ट पे मुकाबला जीत जाता है। यहाँ पे देखें, इट आल्सो बिल्ड, ये मुकाबला इट आल्सो बिल्ड अ कम्युनिटी स्पिरिट, लोगों में ग्रो में क्या करते हैं, स्पिरिट जज्बा पैदा करता है। रोल ऑफ कोपस जो कि न्यू कमर बाइट से आता है करेक्टर में आल्सो सिंबलाइज द रोल ऑफ कोपस बियर्ड शो नोज दैट ही इज बिटन एंड अदर आर बिटन टू। वो क्या करता है बेसिकली, विनर वो जीत जाता है, लोग उसको हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या करता है दूसरों को जो है ना बीट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 76 पे दिया हुआ है। व्हाट आर वेरियस थीम्स ऑफ द स्टोरी, द कंटेस्ट बाय एनिप्रोल। बहुत सी थीम्स, वो कौन सी ऐसी थीम्स हैं डिस्कस की गई? तो सबसे पहले देखिए रिविलरी की, मुकाबले की थीम जो है वो कैसे हमें नजर आती है कि लोगों में जब कंपटीशन किया जाता है मुकाबले का। अनदर इंपॉर्टेंट थीम इन द स्टोरी इज आइसोलेशन, तन्हाई का, क्योंकि गाँव को समझ रहे थे कि वो तन्हा है, लेकिन बुक्स की मौजूदगी शो करवाती है कि वो तन्हा नहीं है। द थीम ऑफ कनेक्शन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, जो कि हमें बुक्स के जरिए नजर आता है कि कनेक्शन लोगों का राब्ता है, लोग अकेले नहीं है, वो गाँव अकेला नहीं है। डिटर्मिनेशन इज अनदर इम्पोर्टेंट थीम इन द स्टोरी, पुख्ता इरादा जो है अदर थीम जो है इम्पोर्टेंट स्टोरी की वो भी है। एजुकेशन एंड एक्सेप्टेंस, तलीम और एक्सेप्ट कबूल करना, मीन के अपनी हार या जीत को कबूल करना। और आल्सो थीम्स ऑफ द स्टोरी, वो जो 2 थीम्स है ये भी डिस्कस की गई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 79 पे दिया हुआ है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंबलिज्म इन द स्टोरी द कंटेस्ट। कहानी में अलामत की क्या अहमियत है। एनी प्रो यूजेस मैनी सिंबल्स इन द स्टोरी। उसने बहुत से सिंबल इसमें यूज किए हुए हैं। वी सी दैट द पीपल इन इट तो अडल्ट एंड हैव नो एक्टिविटी। लोगों के पास कोई एक्टिविटी नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जस्ट एक कॉन्टेस्ट मुकाबला रखते हैं जिसमें क्या है, सबसे पहला जो कंपटीशन है वो किसका है, ग्रो बियर्ड। हेयर, यहाँ पे देखिए दाढ़ी का जो सिंबल है किस चीज़ का, हेयर बियर्ड ब्रीड बिकम्स सिंबल ऑफ प्राइड एंड प्रेस्टीज। यहाँ पे फख्र की अलामत, दाढ़ी को जो है ना फख्र की अलामत समझा जाता है, ये भी सिंबल है। और स्मॉल देखें, इन द एंड स्मॉल बियर्ड बिकम द साइन ऑफ ह्यूमिलेशन एंड शेम। लास्ट पे देखें जो ये भी सिंबल के तौर पे यूज किया कि छोटी दाढ़ी को रसवाई और शर्म का सिंबल समझा जाता है। बुक्स आर आल्सो यूज एज अ सिंबल। बुक्स भी सिंबल के तौर पे यूज हुई हैं, जो कि शो करवाती हैं कि विलेज इज नॉट आइसोलेटेड टाउन। इकदुत इज नॉट आइसोलेटेड, वो तनहा नहीं बल्कि उसका दूसरे लोगों से रब्ता है। नेक्स्ट देखें, बुक्स बिकम सिंबलिक एंड साइन ऑफ कनेक्शन। और इस तरीके से बुक जो है ना वो किस चीज़ का साइन बना है, कनेक्शन का, और ये भी सिंबल के तौर पे यूज हुआ है। The contest is also symbol for connecting the people, but the books beard and context जो as a symbol के तौर पे यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो स्टूडेंट सेक्शन 2 में देखें जो ऐसे हमने पढ़े थे, उसमें डेमोक्रेसी, टेररिज्म, पॉवर्टी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो गुर्बत है, करप्शन इन पाकिस्तान, द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एज, ये भी हमने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मॉडर्न दौर में क्या रोल है, कैसे लोग इसको अपनी ज़िंदगियों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, ये हमने पढ़ा था। ड्रग एडिक्शन, मंशियात के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे स्टूडेंट इसमें मुबतला हो जाते हैं या कौमें कैसे तबाह होती हैं जब वो ड्रग के अदी हो जाते हैं। जैसे चाइना की बेस्ट एग्जांपल थी कि वो लोग ड्रग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो नेक्स्ट देखें, पोल्यूशन का हमने पढ़ा था जो कि हमारा करंट मसला है। पोल्यूशन का हमारा एनवायरनमेंट क्लियर नहीं है, जैसे कि आपने सर्दियों में भी देखा होगा कि फॉग वगैरह का जब सामना हमें करना पड़ता है तो वो इट इज़ साइन, ये किस चीज़ का सिंबल है कि हमारी एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो चुकी है। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो तवाने का बहरान है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। समुद्री पानी से हम जो तवाने हासिल कर सकते हैं, कोयले से हम पैदा कर सकते हैं, तो ये क्राइसिस पे कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने कम्प्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग के जो रूल हैं वो पढ़े थे, जो कि पेज नंबर 81 और 179 तक पे दिए हुए हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैंने स्टूडेंट आपको पैसेज नंबर जो 1 है वो भी पढ़ाया था। नेक्स्ट जो पैसेज हैं वो आपने खुद पढ़ने ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए।